मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 10 चैप्टर को पहुंच गए हैं। जो हमारा चैप्टर है आज, वो है हमारा प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन। उस चैप्टर के आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारी आने वाली ITI परीक्षा नज़दीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त कर हम थ्योरी का लेक्चर लगाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी ITI परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि हम उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बहुत ही विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करा रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो देरी न करते हुए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि प्रदीप्ति की मीट्रिक इकाई क्या है। देखिए, प्रदीप्ति हमने पढ़ा था, प्रदीप्ति होता है हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ी थी कि किसी प्रकाशित तल के लंबवत दिशा में पड़ने वाला कुल फ्लक्स, यानी फ्लक्स हमने क्या बात करी है यहाँ पे, फ्लक्स हम लेते हैं प्रकाशीय फ्लक्स जिसका मात्रक होता है लुमेन। कुल फ्लक्स की मात्रा को हम प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन कहते हैं। हमने कुछ इस प्रकार देखा था, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हमारा ई से इसे डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू होता है, क्या होता है हमारा, फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या पढ़ा था, फ्लक्स अपॉन एरिया। देखिए, आपने देखा होगा जब हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो हमारा चुंबकीय घनत्व फ्लक्स था उसमें हमने यही पढ़ा था कि फ्लक्स अपॉन एरिया था उसमें भी। लेकिन जो हमारा यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ पे हमारा फ्लक्स है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, वो हमारा प्रकाशीय फ्लक्स है जिसकी यूनिट हमारी लुमेन है। वहाँ पर हमारी जो यूनिट थी फ्लक्स की वो हमारी वेबर थी। तो यहाँ पर जो हम यूनिट निकालेंगे वो क्या निकलेगी, फ्लक्स की हो जाएगी लुमेन अपॉन एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए, वैसे तो प्रदीप्ति की जो इकाई होती है वो होती है लुमेन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसने यहाँ पर मीट्रिक इकाई पूछी है। ये हमारा एक मीट्रिक सिस्टम होता है जिसमें एक प्रकार की SI यूनिट पूछी जाती है। तो जो वो होती है हमारी लक्स। देखिए, जो लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है वो हमारा इक्वल टू होता है लक्स के, किसके, लक्स के बराबर होता है। तो जो राइट आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर बनता है। बी में दिया है लुमेन, लुमेन होती है हमारी, अभी बताया मैंने, वो होती है हमारी फ्लक्स की, और कैंडिला होती है हमारी प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लुमेन अपॉन वाट होती है, ये होती है हमारी प्रकाशीय दक्षता की, जो हमारी इफिशियंसी कहलाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर होती है। देखिए, मानक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानक बल्ब की कैंडल पावर पूछी है। कैंडल पावर उसकी जो मानक बल्ब की होती है वो होती है हमारी 0.0201 वाट। कितनी होती है, 0.0201 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु आवश्यक है। देखिए, ये स्थान पर पूछ रहा है कि जो हमें समान प्रकाश चाहिए, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया उपयोगिता कारक 1 हो, बीम गुणक का मान 1 हो, स्पेस ऊंचाई का मान अनुपात उचित हो, और जी परावर्ती कारक का मान 1 हो। देख, जो हमारी स्पेस ऊंचाई का अनुपात होता है, स्पेस ऊंचाई का इस प्रकार का अनुपात होता है कि हमारी कोई लाइट, माना कि 2 लाइट लगी हुई है हमारी, कि जो उसकी एक लाइट की ऊंचाई है वो हमने माना 2.5 मीटर है, और दूसरी लाइट लगी है उसकी भी अगर जो नीचे से स्पेस है वो भी 2.5 मीटर है, और जो उनके आपस में दूरी है वो भी समान है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेस ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, ये कहता है कि जो स्पेस ऊंचाई का अनुपात होता है वो समान होना चाहिए। तो इसी के कारण अगर ये हमारा समान है तो हमें समान प्रदीप्ति मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु आवश्यक है स्पेस ऊंचाई का अनुपात उचित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी खोखले
गोले का क्षेत्रफल a व उसकी त्रिज्या r हो तब उस गोले का ठोस कोण ओमेगा तुल्य होगा। देख ठोस कोण की बात कर रहे हैं। जो ठोस कोण होता है वो हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा पूरे गोलीय तल का एरिया। गोलीय तल का एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपोन में होता है आधे व्यास का स्क्वायर। देखिए व्यास का आधा क्या होता है हमारा त्रिज्या होती है, यानी आर होती है। तो इसने कहा है कि आर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम उस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें ये वैल्यू मिल गई है। इसमें हम देखो आर स्क्वायर से कट जाएगा तो मिलेगा हमें 4 पाई हमें देखने को मिलता है। तो ये पूछा है और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। यही पूछा है कि किसी खोखले गोले का क्षेत्रफल a है, उसकी त्रिज्या r हो तब उस गोले का ठोस कोण यानी ओमेगा पूछा है। तो ओमेगा हो जाएगा 4 पाई। आपको याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो ओमेगा होता है, जो ठोस यानी सॉलिड एंगल होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट स्टेरेडियन होता है और वैल्यू उसकी होती है 4 पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से 200 MSCP वाले लैंप द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स की मात्रा होगी। देख क्वेश्चन में दिया है कि MSCP मैं बता देता हूँ, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा पूरे गोल पृष्ठ का हम जब प्रदीप्ति निकालते हैं, कैंडल पावर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? कुल संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई। क्या पढ़ते हैं? संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं MSCP इक्वल टू कुल फ्लक्स क्या है हमारा, कुल फ्लक्स तो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें फाई निकालना है, अपॉन 4 पाई होता है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब मैं और हमें MSCP की वैल्यू दी है 200, ठीक है। जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा तो मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो 4 पाई इधर आ जाएगा। तो मुझे क्या देखने मिलेगा? 200 इंटू 4 पाई। क्या मिलेगा? 200 इंटू 4 पाई। देखिए ऑप्शन बी में यही दिया है, 200 इंटू 4 पाई लुमेन मुझे देखने को मिलेगा। फ्लक्स पूछा है तो उसकी फ्लक्स यूनिट लुमेन है, तो इसलिए यहाँ पे लुमेन आया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर प्रदीपन कितना होगा जबकि कोण 45 डिग्री है। देखिए इसने कैंडल पावर दे दी, हमें इंटेंसिटी दे दी है और जी 10 मीटर हमें दूरी दी है। जो हमारा प्रकाश तल है उससे जो हमारा उपकरण है वो प्रकाश का, उससे उसकी दूरी दी है 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर प्रदीपन कितना होगा। प्रदीपन पूछ रहे हैं और कोण दिया है 45 डिग्री। देखिए हमने एक लैम्बर्ट कोज्या नियम पढ़ा था, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। उसमें हमने देखा था नियम क्या था हमारा, वो था हमारा E इक्वल टू I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। तो अब हमें इसमें वैल्यू टेकनी है। 500 कैंडल पावर हमें I की वैल्यू दी है 500 अपॉन डी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा जो हमें दूरी दी है, इनटू हो जाएगा कोस थीटा में दिया है 45 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। जब हम इसको सोल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3.5। क्या मिलेगा? 3.5 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका हमारा क्या होता है? मात्रक होता है। मैंने पहले बताया था, पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसमें मीट्रिक मात्रक पूछा गया था, वो होता है हमारा लक्स, और जो हमारा वैसा मात्रक होता है वो होता है हमारा लुमेन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन ए में 3.5 लुमेन पर मीटर स्क्वायर हमें देखने मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें सिंपल क्या है, हमने फॉर्मूला लगाया है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम लगाया है, जो हमारा होता है E इक्वल टू I अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो हमारे ये नियम्स हैं ये हम अपने थ्योरी में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँखों को लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु पूछ रहे हैं क्या करती है। देखिए हमारे पास में चाहे लाल रंग की हो, चाहे सफ़ेद रंग की, चाहे हरे रंग की हो, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमें वो कोई वस्तु है, जैसे ये लाल वस्तु है, जब हम इसको देखेंगे तो ये लाल दिखाई दे रही है, तो जो इसका गुण होगा वो क्या होगा कि जो हमारी क्या है
लाल रंग की जो विकिरण है वो तो परावर्तित कर रहा है, वो परावर्तित कर रहा है तभी तो हमें लाल रंग दिखाई दे रहा है। और जो बाकी के कलर होते हैं वो ये अवशोषित कर लेता है, बाकी के कलर इसने अवशोषित कर लिए हैं और लाल विकिरण है जो वो हमें परावर्तित कर रहा है, परावर्तित करके वो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है, जिससे इसका लाल रंग दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे सफ़ेद रंग की बात करता, किसी भी और रंग की बात करता, तो वो उस रंग के विकिरण को परावर्तित करता है और अन्य रंग की विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में देखो, लाल रंग की विकिरण परावर्तित करती है तथा शेष अवशोषित कर लेती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रदीपन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर वो ये आ गया कि चलो बताना पड़ेगा। जो हमारा लैम्बर्ट का कोज्य नियम था वो क्या कहता था कि हमारी यहाँ पे कोई लाइट लगी है और ये कोई प्रकाश गिरा हुआ है, और जो यहाँ पे प्रकाश गिरा है कि इससे इसकी दूरी क्या है, d है, और ये हमारी क्या है, i है, और ये हमारा क्या है, थीटा। तो ये क्या कहता है कि जो i और d के बीच बना कोण है वो हमारा क्या है, जो कोण होता है वो हमारा प्रदीप्ति के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसी से फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा। जब हम अपना फॉर्मूला निकालते हैं, जो हमने व्युत्क्रम नियम पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आई 1/d² के, सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है d² के। तो देखो जब d² हो गया, अगर हम ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं कि जितना प्रदीपन अधिक होगा हम उतना ही उत्तम देख सकते हैं। देखिए अगर ज़्यादा अत्यधिक प्रदीपन ज़्यादा हो गया तो उसमें चमक उठेगी, तो हमें तो वो हमारी आँख चौंधिया जाएगी, हमें जिससे स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये कह रहा है कि स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर लिमिट में होगा वो हमें दिखाई देगा। बी कहता है कि यदि स्रोत से दूरी 2 गुनी हो जाए तब प्रदीपन आधा रह जाता है। देखिए दूरी का है कि 2 गुना हो जाए, दूरी हमारी क्या है, डी है, तो ये अगर हम 2 गुनी कर दिया हमने, d² है लेकिन यहाँ पे, तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे हमारी 4 यानी 4 गुना कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहा है कि आधा रह जाती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहता है कि यदि स्रोत से दूरी 2 गुनी हो जाए, 2 गुनी कर रहा है, तब प्रदीपन 1/4 रह जाता है। ये सही कह रहा है कि मैंने अभी क्या बोला कि हमारा 2 का स्क्वायर करके क्या है, 4, तो जो प्रदीपन डायरेक्टली किसके हुआ, प्रोपोर्शनल 1/4 के हुआ, 1/4 हो गया। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में भी दे लेते हैं कि वातावरण जितना अधिक साफ होगा उतने ही कम प्रदीपन की आवश्यकता होगी, ऐसा कोई नहीं है, आप सी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस कार्य को करने में सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सर्वाधिक हमें लाइट की कहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, कार्यालय संबंधी कार्य में नहीं, वहाँ पे तो वैसे भी मोटे मोटे कार्य होते हैं, मतलब बड़े बड़े कार्य होते हैं, हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। घड़ियों संबंधी कार्य में, पेंटिंग संबंधी कार्य में, स्टोर संबंधी कार्य में। देखिए जो घड़ियाँ संबंधी कार्य होते हैं, आपको पता है कि जो हमारी घड़ियाँ होती है वो बहुत ही छोटी एक इंस्ट्रूमेंट होती है कि हमें समय बताती है वो, तो वो उसके पार्ट्स भी छोटे छोटे होते हैं। जब हम उसका कोई कार्य करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो हमें उसमें अत्यधिक प्रकाश की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से लैम्बर्ट नियम व व्युत्क्रम वर्ग नियम का संयुक्त समीकरण है। देखिए लैम्बर्ट का कोज्य नियम तो था हमारा ई सीधा समानुपाती था कोस थीटा के, और व्युत्क्रम वर्ग था हमारा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के था, और व्युत्क्रमानुपाती था डी के। तो देखो जो जब हम उसका संयुक्त कर लेते हैं तो हमें मिलता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i/d² कोस थीटा, आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रकाशित तल लाइटिंग प्लेन की प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स से दूरी को 2 गुनी कर देने पर प्रदीप्ति क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए जब हम उसकी दूरी 2 गुनी कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, वो हो जाएगा 4 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस विधि में अपेक्षाकृत अधिक चमक उत्पन्न होती है।
अधिक चमक पूछ रहा है वो हमारी होती है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति में। अर्ध प्रत्यक्ष, देखिए अर्ध अप्रत्यक्ष तो हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, ये हमारा कुछ इस प्रकार का बना होता है कि इसमें ऊपर की तरफ जाता है प्रकाश और थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष होती है हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, अप्रत्यक्ष सारा ऊपर जाता है इसमें। और अर्ध अप्रत्यक्ष कुछ इस प्रकार की होती है, सॉरी अर्ध प्रत्यक्ष कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे आता है इसमें नीचे आता है सीधा। अब आप तीनों अवस्था को देखो, तीनों में आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश सबसे ज्यादा नीचे कौन से में आ रहा है, हमें दिख रहा है कि इस वाले में आ रहा है। ये हमारी कौन सी है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था है, ठीक है, अर्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था। तो ये पूछ रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक चमक कौन से में आती है, वो आती है हमारी अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस विधि में छाया पैदा नहीं होती। देखिए अगर हम सारा प्रकाश ऊपर की तरफ भेजते हैं, फिर वहां से परावर्तित करके थोड़ा प्रकाश हमें मिलेगा, 90% तक मिल जाता है, 60 से 90% तक। तो जब वो थोड़ा आएगा तो वहाँ पे हमें छाया, जो हमारी छाया पड़ती है वो नहीं देखने को मिलती है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष सिस्टम लगाते हैं, तो हम उसमें छाया हमें उसमें देखने को मिलती है। अगर हम ऊपर की तरफ लगाए, वो प्रकाश ऊपर की तरफ भेज दें, तो हमें छाया देखने को मिलती। तो ये पूछा है कि किस विधि में छाया पैदा नहीं होती, वो होती है हमारी अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में, सारा प्रकाश ऊपर चला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितने प्रतिशत प्रकाश नीचे पहुंच पाता है। अर्ध प्रत्यक्ष जोन से थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा प्रकाश, और थोड़ा प्रकाश साइड में जा रहा है, तो उसमें पूछा है कि कितना प्रकाश नीचे आता है, वो आता है हमारा 60 से 90%। कितना आता है, 60 से 90%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रकाश व्यवस्थाओं एवं फर्श की ओर पहुंचने वाले प्रकाश की प्रतिशत मात्रा का मिलान कीजिए। देखिए चलो देख लेते हैं, हमने इसे थ्योरी में पढ़ा था कि कौन से सिस्टम में कितना प्रकाश हमें देखने को मिलता है। जो हमारी प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था होती है उसमें हमें 90% देखने को मिलता है, और जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति होती है उसमें हमें 60 से 90% देखने को मिलता है। और जो हमारी अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था होती है, अप्रत्यक्ष यानी सारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें उसमें देखने को मिलता है 10%। और जो अर्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होती है वो होती है 10 से 40%। तो राइट आंसर जो बनता है वो बन जाता है ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का दूसरा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में दर्शाया गया तंतु फिलामेंट किस प्रकार का है। जो ये चित्र में फिलामेंट दर्शाया गया है ये हमारा एकल कुंडली तंतु है, सिंगल कोयल फिलामेंट है। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, एकल कुंडली तंतु में, ठीक है। किसमें बनता है, एकल कुंडली तंतु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कार्बन या धात्विक फिलामेंट वाला निर्वात या निष्क्रिय गैस युक्त लैंप होता है। देख जो कार्बन और धात्विक फिलामेंट वाला जो निर्वात और एक होता है निष्क्रिय गैस युक्त लैंप होता है, वो लैंप होते हैं हमारे इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं। तो ये पूछा है कि कार्बन या धात्विक फिलामेंट वाला निर्वात या निष्क्रिय गैस युक्त लैंप कौन सा होता है, वो होता है हमारा इनकैंडिसेंट लैंप। और ये कहता है कि ऐसा बताइए जिसमें हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप है, उसे हम बोलते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस लैंप को पिग्मी लैंप के नाम से जाना जाता है। देखिए जो हमारा पिग्मी लैंप पूछा है वो पिग्मी लैंप होता है हमारा, वो होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट को हम पिग्मी लैंप बोलते हैं। किसको बोलते हैं, निर्वात धात्विक फिलामेंट, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, इसे हम पिग्मी लैंप भी बोल देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस बल्ब का प्रकाश 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट तक होता है। देखिए जो हम प्रकाश की तुलना करते हैं वो हम उसके फ्लक्स में करते हैं कि इसका कितना फ्लक्स है, इस बल्ब का कितना फ्लक्स है, और फ्लक्स होता है हमारा लूमेन में। तो ये पूछा है कि जो हमारा लूमेन प्रति वाट है। अब ये इसकी बात पूछा है कि जो इसकी इफिशिएंसी है लूमेन अपॉन वाट, मैंने अभी बताया था जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें बताया था लूमेन अपॉन वाट क्या होती है, इफिशिएंसी। तो इसने कहा कि इफिशिएंसी 2.5 से 4 किस बल्ब की होती है, ठीक है। तो जो ये होती है हमारी इसकी होती है कार्बन फिलामेंट लैंप की, ठीक। किसकी होती है, कार्बन फिलामेंट लैंप की।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन फिलामेंट लेंथ की 2.5 से 4 लुमेन प्रति वाट इफिशियंसी होती है। आपको देखो ये याद रखना है, ये वैल्यूज ये याद रखने की है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस भरने से फिलामेंट का कार्यकारी तापमान निर्वात प्रकार के लैंप। देखिए जो हमारा गैस धात्विक फिलामेंट होता है, हम उसमें निष्क्रिय गैस इसलिए ही भरते हैं ताकि जो उसका फिलामेंट है, ठीक है, वो जो कार्बन का बना हुआ है, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के कारण जो उसमें कांच लगा होता है वो काला पड़ जाता है। जो फिलामेंट होता है और कांच होता है वो काला पड़ जाता है। तो उस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम उसमें निर्वात पैदा करते हैं और उसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं। तो जब ये भरते हैं हम, तो जो इसका फिलामेंट का जो कार्यकारी तापमान होता है वो बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है। तो ये पूछा है कि कार्यकारी तापमान निर्वात प्रकार के लैंप की तुलना में कितना होता है, वो यानी अधिक हो जाता है। जो निर्वात लैंप की तुलना में होता है वो अधिक हो जाता है उससे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सोडियम वेपर लैंप का आयनन विभव कितना होता है। देखिए जो सोडियम वेपर लैंप है, हमने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो हमारा सोडियम वेपर लैंप था उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें जो गैस होती है तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया। वो कुछ इस प्रकार होती है, जो हमारी विद्युत होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स जब गैस के आयन से टकराते हैं तो ये हमारी प्रक्रिया होती है। तो ये कहता है कि आयनन विभव पूछा है कितना होता है, उसमें ये होता है 5.12 वोल्ट। कितना होता है, 5.12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब का हम अध्ययन कक्ष, दुकानों की प्रकाश व्यवस्था में और सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं बता देता हूं कि जो हमारी अरिहंत बुक है उसमें इस चैप्टर में 70 क्वेश्चन दिए हैं। इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो लेक्चर हो गए हमारे 10.1, 10.2, 10.3। 10.1 में आज हमारे 23 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कि नियॉन लैंप के इलेक्ट्रोड्स के बीच कितना विभवांतर उपस्थित होने पर नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है। कि जो हमारा नियॉन लैंप होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये पूछ रहा है कि उनके बीच में कितना वोल्ट विभवांतर होने पर उनमें जो गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है। तो वो हो जाती है हमारी 110 वोल्ट एसी पर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है 110 वोल्ट एसी पर वो हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको दे देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और अगले लेक्चर यानी 10.2 को समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.